नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी जरा बात करेंगे पाकिस्तान की, कराची की, सिंध की, बलूचिस्तान की, और उसके अलावा जाहिर है आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए जो मेहमान आज हमारे साथ हैं, आप सब उन्हें जानते ही हैं, बल्कि ट्विटर पे तो लोग अक्सर लिखते रहते हैं कि फिर बुलाइए और आपके शो में बुलाइए और देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जी ज्वाइन किया है आरिफ जाकिया साहब ने, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं और बड़े पोलाइट से हैं। तो लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जिस पे लोग ज़रा शोर मचाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने मेरे पास नाम भी लिखा हुआ है, नवाबजादा मेहर बलोच का आपने इंटरव्यू किया है, एम आई राइट? जी तो सर क्या महसूस किया, क्या बात हुई आपकी? वैसे तो खैर मैंने देखा था, लेकिन आप फिर भी बताइए कि आपने क्यों सोचा कि उनका इंटरव्यू बनाना चाहिए और बलूचिस्तान की बात होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत कम हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान पर आप बात ही नहीं कर सकते। और मुझे कोई एक, इतने बड़े बड़े एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई एक बता दें जिसने बलूचिस्तान का दौरा किया हो, जिसने किसी मामले पे मिसिंग पर्सन्स, मास ग्रेव्स मिलती हैं, सब चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई बात नहीं कर सकता ना। बलूचिस्तान तो एक नॉन इश्यू है। हाँ, कश्मीर पे बात कर सकते हैं आप वहाँ पे। असल मसला कि मैं मेहरान के पास क्यों गया था, तो भाई मेहरान बलोच मैंने 2001 में मैं जब यूएन में गया ना, तो मैंने देखा कि एक यंग लड़का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में तकरीर कर रहा था बलोच इशू पे। मैंने कहा ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये मेहरान बलोच हैं, नवाब खैरबख्श मरी के साहबजादे। मैंने उनको 15 साल स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े सरदारों को और उनके बच्चों को देखा है, उनका लाइफ स्टाइल देखा है, लेकिन मेहरान के अंदर मैंने वो सरदारों वाली बात कभी देखी नहीं। एक साधारण आदमी जो अपनी जिंदगी में बेहतरीन तरीके से रहता है, लेकिन जहां कौम के कॉज के लिए जाता था, जैसे हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म अटेंड करने गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां पे वो चाहते तो 5 स्टार होटल में रह सकते थे, लेकिन बिल्कुल वर्कर्स की तरह उन्होंने बलोच इश्यू को वो किया। और मैंने 15 साल देखा कि मेहरान हैज डन ए वंडरफुल जॉब टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट बलोच इश्यू, जिसके बारे में जैसे पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता था, ऐसे दुनिया में कोई नहीं बोलता था। मैंने मेहरान से जैसे पूछा कि बलोचिस्तान का इश्यू क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों की समझ में एक बात नहीं आती कि मकबूजा, ऑक्यूपाइड इज समथिंग, बाकी सब इश्यू एक्सप्लॉयटेशन वगैरह छोड़े। बोला हम कब्जा क्या हुआ जगह है। तो 11, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था, और पाकिस्तान फौज ने 1948 में लश्कर कशी करके खान ऑफ कल्लात, जो कि नुमाइंदा थे पूरे बलोच कबाइल के, उनसे जबरदस्ती साइन कराई गई थी। तो मैं बलोच इशू को सपोर्ट करता हूं, बलोच स्ट्रगल को सपोर्ट करता हूं। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जो चीजें की हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल जेनोसाइड, उसके बाद तो हर इंसान का फर्ज है कि उनकी मदद करे एक जालिम और जाबिर फौज से जो जुल्म हो रहा है। तो मैं इसलिए मेहरान के पास गया था कि आई नो कि ही इज ए ट्रू बलोच लीडर। वो मदरलैंड के लिए काम कर रहा है। चाहता तो ये बलोचिस्तान के सबसे बड़े सरदार का बेटा है, चाहता तो आराम से अय्याशी से अपनी जिंदगी गुजारता। उसके ऊपर स्विट्जरलैंड जाने पे पाबंदी लगती है, उसके ऊपर रोज यहाँ पे क्या क्या कंस्पायरेसीज होती हैं, ये सब कर रहा है। तो फिर मेरे पास और क्या चॉइस थी कि बलोच इशू के लिए मेरे पास हैं बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल सोर्सेज थे उसमें मेहरान इज द मोस्ट ऑथेंटिक। तो मैं उनसे पूछने गया था कि भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं, और उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़े उससे और क्लैरिटी के साथ जवाब दिया है। मेहरान की आदत है कि वो इबाम में बात नहीं करते। तो बलोच इश्यू है, एक कब्जा क्या है पाकिस्तान ने, अगर आप कब्जा कर लेते हैं किसी जगह पे, इसके बाद आपका रवैया इतना अच्छा होता है उस कौम के साथ, उन लोगों के साथ, आप उनके इतने राइट्स देते हैं कि वो कहते हैं छोड़ो, कब्जा किया तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे को एग्जिस्टेंस में रह तो रहे। लेकिन आप उन पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से, 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक, तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू।
लेकिन सर बहुत दफा ये भी कहा जाता है, यहाँ पे जो बताया जाता है और कहा जाता है कि जो बलोच इशूज जिस पे बात हम करते हैं और जिन लोगों से बात करते हैं, जैसे आपने बात की या किसी और ने बात की या इंडियन टीवी पे भी बात आते हैं, तो वो कहा जाता है कि वो इंडिया के पेड लोग हैं, उनको इंडिया पैसे दे रहा है ये सब कुछ बोलने के लिए और वो खरीदे हुए हैं, और इस तरह की बात भी होती है। लेकिन साथ ही मैं एक और चीज इसके साथ जोड़ूंगी कि अभी कल ही मुझे किसी ने टैग किया था ट्विटर पे, और एक वीडियो थी मिसिंग पर्संस का, तो आपको पता है बलूचिस्तान में हमेशा से इशू रहा है। तो वहां पे कोई साहिबा थी और वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि उनके भाई को ले गए हैं पकड़ के, बहुत दिन हो गए पता नहीं लग रहा है, और इसी तरीके से उनके और रिश्तेदारों को। तो उस पे मैंने जो जर्नलिस्ट, हमारे जो टॉप जर्नलिस्ट हैं जितने तीन चार, उनको मैंने टैग किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर को टैग किया, मैंने कुछ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान, उनको टैग किया, और मैंने वहां लिखा कि कोई मुझे बताएगा कि क्या ये सही बात है या ये कोई फेक वीडियो है। उस पे आज तक इस टाइम तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, तो हम क्या समझे इसको, कोई फेक वीडियो समझे या हम समझे कोई पेड लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं? देखें, आपने जितनों से भी पूछा होगा, कोई इसको कंफर्म तो नहीं करेगा ना। पाकिस्तान में बैठ के कौन कहेगा कि हाँ जी हमारी फौज ने ये मिसिंग पर्सन है और ये सारी चीजें हैं। ये आप देखें कि इस्लामाबाद और कराची के प्रेस क्लब के बाहर कई सालों से मिसिंग पर्सन की फैमिली, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब फैक्ट तो नहीं है। किसी का बच्चा बिछड़ा है उससे, आपको मेरा एक मिसाल है, भाई गायब हो जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है, मुझे कम से कम ये सुकून तो हो जाता है कि वो मर गया है। ये तो बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो एक झूठी आस पे बैठे हुए हैं सालों से कि भाई हमारा बच्चा आ जाएगा एक दिन वापस, और फिर कहीं से मशक शुदा लाश मिलती है। जैसे कि कराची के एक हैं आसिफ पाशा, 18 महीने पहले उनको कराची से, उनके घर से आईएसआई वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की। मिसिंग पर्सन, ठीक है, मिसिंग पर्सन 18 महीने से थे, परसों कराची में 3-4 दिन पहले उसकी लाश मिलती है। आसिफ पाशा मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं कराची में, एक शरीफ आदमी, एक सिर्फ इसलिए कि उसके नजरियात आपसे नहीं मिलते, या सिर्फ इसलिए कि वो आपके डिक्टेशन पे नहीं चलने को तैयार। किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम मां बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महजीब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे पाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, फाटा में हैं, सिंध में हैं, अर्बन सिंध में हैं, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को, इसके लिए वो आपसे नहीं होता। वहां पे 93,000 पतलूने लटका के आ जाते हो और हमारे ठेकेदार बनते हैं। तो इन फौजियों को तो हम निपटना जानते हैं। कब तक चलेगा ये मामला? नहीं चलने वाला। ज्यादा कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी ये आप देखिएगा। लेकिन सर सब लोग, जैसे अगर इवन हम भारत की भी बात करें, तो वो तो अपनी फौज की अगर कोई कमजोरी हो भी तो उसको छुपाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कि जी अगर हम, वो कहते हैं अगर हमारी फौज ना होती तो हम इतने मजबूत ना होते। तो हम एज अ पाकिस्तानी हम अपनी फौज को क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्या ये चीजें सब हम, हमारे पास कोई प्रूफ है इन सब बातों का? हम कोई दावा कर सकते हैं कि ये बात सच है, सिर्फ फैलाई भी नहीं है? देखें, इंडिया की आर्मी कोई अस्करी सीमेंट नहीं चलाती, कोई शादी हॉल नहीं चलाती, कोई जमीनों पे कब्जे नहीं करती, कोई डीएचए नहीं बनाती, कोई बहरिया टाउन बना के एक दुनिया के करप्ट तरीन, जाहिल तरीन इंसान को मलिक रियाज बना के पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी नहीं बनाती भारतीय फौज। भारत की फौज को मैं सलाम करता हूं सिर्फ एक बात पे,
कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा, या इसको आप डिनाई करेंगी? क्या वहां पे बंगाली औरतों का जो बलात्कार हुआ है या जो रेप हुआ है, पाकिस्तानी नहीं थी? किस बुनियाद पर उनका रेप हुआ? जिस पे मर्जी आई रॉ का ठप्पा लगा दिया कि जी रॉ एजेंट है, उन पर ऑपरेशन करेंगे। साले तुम अमेरिकन एजेंट हो, सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है। जिसने उसामा बिन लादेन को पकड़ाया था, कर्नल इकबाल सईद, उसके घर की वीडियो कल रात वायरल हो रही है, जिसमें है वतन के सजीले जवानों गाना गा रही है। और ये जितने कर्नल पर्नल सारे भागे हुए अमेरिका में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हाथ में विस्की के गिलास पकड़े हुए हैं। ये फौज की हम इज्जत करें? ये बाजवे की, ये शरीफ की, ये राहिल शरीफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहा, 1 अरब 26 करोड़ रुपए की जमीन दी है इसको, क्या इसकी खिदमत है सिवाय लूटने के, सिवाय 7 स्टार फोर्सेस के? और दुनिया की पहली आर्मी है जिसका आर्मी चीफ रिटायर होता है, दूसरे दिन किसी और मुल्क की नौकरी करने चला जाता है। इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है। जिसका आईएसआई चीफ पाशा शेखों के जूते चाट रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। पाकिस्तान मेरा जिंदाबाद है, पाक फौज मेरे लिए मुर्दाबाद है। लेकिन सर अगर पाक फौज ना होती तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता? पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने, पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। इस फौज की कोई एक खिदमत तो बताएं। या इन्होंने जाके आपका पीओके आजाद करा दिया है, या इन्होंने कई जन्नत शहद की नहरें भी चला दी हैं। अरे पानी तक कराची का ये सप्लाई करते हैं। ये बेगैरत करबला वाले यजीद से बड़े काफिर हैं साले। तो सर आपको लगता है कि कभी हमारी, जैसे हमारी जो अदालतें हैं, जो या हमारे जो लोग हैं, जो नैब है, वो जिस तरह से पॉलिटिशियन से पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया, ये चीज कहाँ से ली, आपको लगता है कभी ये सारे सवाल हम जजेस से और रिटायर्ड फौजियों से कर पाएंगे? मैं एक कंपनी में काम करता हूं, क्या मैं अपने मालिक से पूछ सकता हूं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्या है? तो ये जजेस तो मालिकों से कैसे पूछेंगे अपने? किसी जज की हिम्मत है जो अदालत के दरवाजे के अंदर जाए अगर आर्मी की आशीर्वाद ना हो? इस मुल्क में हर चीज आर्मी करती है। अब तो डायरेक्ट पीआईए का चीफ तो आर्मी, वापडा का चीफ तो आर्मी, सुपार्को का चीफ तो आर्मी। अब तो सारे 17 एम्बेसडर जो परसों लगाए गए हैं उसमें 7 फौजी। ये तो सामने सामने। अंदर खाने तो कराची में पानी रेंजर्स देती है। आपको तो पता है, आप कराची से हैं, आज से नहीं 25 साल से। क्या कराची में रेंजर्स को पानी के टैंकर चलाने के लिए बुलाया था या शादी हॉल चलाने के लिए बुलाया था? तो आर्मी से सवाल खाली अवाम कर सकती है। ये जजेस तो साकिब निसार पूछेगा, जिसके बच्चे यहाँ पे 7 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं। वो जजेस पूछेंगे जिनकी पेंशन 9 लाख रुपया है, जिनको सारी जिंदगी के लिए आफ्टर रिटायरमेंट एक खानसामा, एक 2 नौकर, एक ड्राइवर और 4 सिक्योरिटी वाले सारी जिंदगी के लिए मिलते हैं। ये जजेस करप्शन की पोटलियां तो ये खुद हैं। जो नैब का डायरेक्टर, जिसका आप कह रहे हैं कि वो इन फौजियों से पूछे, वो खवातीन को अपने ऑफिस में बुला के क्या क्या पूछता रहा है, इसकी वीडियो वायरल है करंट। ये जो नैब का डायरेक्टर है, और उन वीडियोस के बाद भी वो डायरेक्टर है, वो कमीना करप्ट इंसान दुनिया से हिसाब किताब मांग रहा है, जो खुद साला करप्ट है। लेकिन सर ये तो ये भी कहते हैं कि जी जो भी कंपनीज चल रही हैं वो आर्मी के वो लोग चला रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं, और रिटायर होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी टैक्स फ्री? ये सारे फौजी फाउंडेशन टैक्स फ्री चल रहे हैं किस हिसाब में भाई? तुम लोगों को जिंदगी में जब आर्मी में होते हो तो बेहतरीन तनख्वाहें, बेहतरीन लूटमार, ये हर जगह लूटमार करते हैं। इनको बलोचिस्तान भेजते हैं, वहां भी लोगों के घरों में जाके चीजें लूटते हैं। बंदा उठा के उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपए में बंदा छोड़ते हैं, 4 लाख में बंदा छोड़ते हैं। ये सारी जिंदगी कमाते हैं। इसके बाद 5 स्टार पेंशन, मेरे पास फिगर्स कहीं लिखे हुए हैं इसी बजट में।
कि 111 अरब थे शायद सिविलियन पेंशन के लिए, 400 अरब इनकी पेंशन के लिए। इनको पेंशनें दो। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सारे फौजी बैठे हुए हैं, कनाडा में। मेरी अभी परसों एक आदमी से कनाडा में बात हो रही थी, वो कहता है जिस इलाके में रहता हूं, कहता है सारी फौज बैठी हुई है, सारे रिटायर्ड जनरलों के, किसी का बच्चा रह रहा है, कोई खुद रह रहा है। ये सब माल बना रहे हैं। इसके बाद भी टैक्स फ्री चैरिटी फंड में इनको हम 100 कंपनियां खोल दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये धंधा करने के लिए फौजी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो नहीं, धंधा करने की जरूरत नहीं है। बहरिया बहरिया जो है उसका नाम इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए था इनको। वो किस राइट से बहरिया नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? कई चीजें हैं। डॉक्टर शकील आफरीदी को आप बंद कर देते हैं कि उसने ओसामा का डीएनए कंफर्म किया था। उस कर्नल इकबाल सईद को कोई नहीं बोल रहा, जो लास वेगास में बैठा है, जिसने $50 मिलियन लिए हैं ओसामा बिन लादेन की मुखबरी के, सिर्फ इसलिए कि वो वर्दी वाला है। तो अब इस फौज को एक दिन आने वाला है कि ये अवाम में फौजी बाहर निकलेगा तो वर्दी में नहीं निकलेगा, इसको इतना खौफ होगा। सड़कों पे अगर इनको घसीटा ना गया तो ये आप देखिएगा, वक्त आने वाला है। 22 करोड़ पाकिस्तानी मर रहा है रोज की बुनियाद पे, भूख की बुनियाद पे। और उनकी दाद रसी कराने के लिए जो पपिट आता है लाड़का ना, उसको 135 किस्म के खाने बना के सालिम हराम और पता नहीं क्या क्या इनको खाने खिलाए जाते हैं। ये बेगैरतों का टोला है। और सर अभी जैसे हम थोड़ा इनकी पॉलिटिशियंस की बात करें तो अभी जो बजट आया है उसमें जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी फैमिली के लिए, यानी फैमिली मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल 25 टिकट साल में। मतलब मैं तो सुन के हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान जैसी कंट्री में। अरे ये पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन है ना, ये जब इधर आते हैं, ये मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे खिलाड़ी भी हैं। यूरोप वगैरह में आते हैं, अपने दोस्तों के, जो पर्सनल दोस्त तो हर पाकिस्तानी का होता है ना, जो कहीं ना कहीं सेटल होता है, उसके पास रहते हैं और उसको कहते हैं कि यार किसी हॉस्पिटल से 50,000 पाउंड का बिल चाहिए कि मैंने इलाज कराया इधर, कहीं से जेन्युइन बिल चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनको इलाज मुआवजा फ्री है, बीमारी नहीं तो पैसा तो लेना है ना। वो बंदा इनको जेन्युइन बिल बना के देता है 50,000 का, 5,000 पाउंड वो खर्चा भी कर देता है उस पर। वो बिल जमा करा के ये पैसे लेते हैं। आप ये बात कर रहे हैं जिस तरह लूटा जा रहा है पाकिस्तान को। आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, जजेस, पॉलिटिशियन वो जो इनकी मुट्ठी में है। पहले पीपल्स पार्टी को 5 साल मौका दिया, लूटो पुटो भाई, लूटो, हमारा हिस्सा दो। आप थी ना कराची में ये जो चाइना कटिंग, याद है? बिलियंस ऑफ डॉलर, रुपीज नहीं का धंधा था ये। 3 लोग मिले हुए थे, आर्मी, पीपल्स पार्टी, MQM, है ना। इसके बाद मौका दिया कि आप नवाज शरीफ साहब, आपने भी बड़े धक्के खा लिए, काफी अरसे से आप जेब से खा रहे हैं, तो अब थोड़ा आप कमा लें। 5 साल इनको मौका दिया। अब इन्होंने कहा ये भी भिखारी साला 22 साल से जहांगीर तरीन से लेके खा रहा है, खुसरो बख्तियार से लेके खा रहा है, फैसल वावड़ा इसको खिला रहा है, अली जैदी इसको खिला रहा है, अब इसके बंदों को भी कमाने का मौका दो। तो 2-2 टके के लोग ये इमरान इस्माइल जो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, उसको गवर्नर बनाया हुआ है। तो ये है पाकिस्तान जनाब। लेकिन आरिफ साहब, यूरोपियन कंट्रीज तो एशियंस जैसी नहीं है, उनका तो सुना है बड़े ईमानदार लोग होते हैं, वो इस तरह के नकली बिल कैसे बना देते हैं इनको, जो पकड़ में भी ना है। आप तो लोग हर जगह होते हैं, यहाँ पे अखबारों में खबरें आती हैं। एक खातून है, उन्होंने चैरिटी जमा की, गोरी हैं, मुख्तलिफ लोगों से चैरिटियां जमा करती रही, बाद में पकड़ी गई। पता चला 2 महीने की इन्होंने 5 स्टार वेकेशन मनाने जमाइका गई थी, इतने लाख पाउंड खर्च किया, वहां डायमंड रिंग ली, बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें वगैरह फेसबुक पे पकड़ी गई। खराब लोग कहाँ नहीं होते। 5,000 पाउंड यहाँ पे ईमानदारी से 9 घंटे रोज जॉब करें तो 3 महीने की तनख्वाह है। फैमिली के साथ एक 5 स्टार वेकेशन है। वेकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरोपियन लाइफ। वो पूरा साल पैसे जमा करते हैं, 100-100, 200-200 पाउंड कि गर्मियों में हम वेकेशन पे जाएंगे 15 दिन के लिए। हमारे यहाँ भी होता है, हम जाते हैं उम्रा करने, हज करने, ये वेकेशन पे जाते हैं। 5,000 पाउंड या 10,000 पाउंड फिर बिल होते हैं, कई बार लाखों में भी चले जाते हैं, परसेंटेज पे होता है सारा काम, तो ये बन जाते हैं। दूसरा ये है कि आपने कहा यूरोपियंस यहाँ के हॉस्पिटलों में क्या पाकिस्तानी नहीं काम करते?
इंडियन काम नहीं करते, बंगाली काम नहीं करते, हर नस्ल का काम करते हैं, एफ्रो डिसेंडेंट काम करते हैं, सारे लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है इस इंग्लैंड में, तो ये चीजें आम है, मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक। और सर, कराची की जैसे अगर हम बात करें तो कराची कभी भी अगर जाना हो तो हम देखते हैं कि बहुत अरसे से यही देख रहे हैं कि इधर से कभी डेवलपमेंट का काम कहेंगे हो रहा है, सालों साल वो सड़क टूटी रहेगी। उसके बाद ये वो बना हुआ डाइवर्जन बनी हुई है, यहाँ से उधर से जाए जाए घूम के उधर से जाए। कराची का अगर आप 10 साल पहले गए हो, 20 साल पहले गए हो और आप आज जाए, एक ही हाल है। कराची को क्यों नहीं संभाल सक रहा कोई? रोड एक क्राइम वहां है, मोबाइल स्नैचिंग वहां है, सब कुछ वहां पे चल रहा है उसी तरीके से। कराची देखें, कभी भी उसको उसका जायज हक या वो नहीं मिला, ठीक है ना। कराची की नुमाइंदगी का भी इख्तियार आज तक एज सच किसी के पास नहीं रहा, जितना कि फिर एमक्यूएम के पास आया। और अब तो आपको पता है कि कराची में कितने ग्रुप्स हैं और कितने नुमाइंदा हैं, सब कुछ है। आपने जो सवाल किया है, मैं उसी के उस पर रहता हूँ, पॉलिटिक्स से हट के। देखिए, मैं जमशेद टाउन का नाजिम था। खालिद बिन वलीद रोड पूरी हमने, सिटी गवर्नमेंट की रोड थी वो, टाउन की रोड नहीं थी, तो सिटी गवर्नमेंट के ताउन से टाउन ने वो रोड बनवाई। मुझे याद नहीं फिगर का, लेकिन करोड़ों की, ये बहुत बड़ी रोड है। तो इसके 2-3 दिन बाद अचानक रात के 1:30 बजे मुझे एक हमारे स्टाफ का फोन आया जमशेद टाउन का कि सर वो खालिद बिन वलीद रोड पे खुदाई हो रही है। मैंने कहा मेरी करोड़ों की सड़क जो मैंने अभी अवामी पैसे से बनवाई है वो खोद दी इन्होंने। मैं उसी वक्त गाड़ी लेके पहुंचा उधर, तो पता चला वो सामने किसी मेमन की बिल्डिंग बन रही थी, उसमें पानी की पाइपलाइन डालनी थी, नकली पाइपलाइन के लिए सड़क खोद दी इन्होंने। आवाम की सड़क है, मेरे बाप की नहीं है, आवाम के पैसे से बनती है, उसको एक बिल्डर अरबपति 2 मिनट में खोद के रख देता है। ये एक मिसाल दी, ऐसे आपको जहां थोड़ी खुदाई मिले तो आप समझ जाएंगे कहीं इलीगल कनेक्शन हुआ है। दूसरा ये होता है कि मैं जब एक बार, मैं तो यहां से 25 साल बाद गया था, 84 में पाकिस्तान छोड़ा था, 2005 21 साल बाद गया था, ठीक है। मुझे पाकिस्तान का बेसिक करप्शन का और गवर्नेंस का ऐसा सिस्टम नहीं पता था। मुझे एक दिन एक दोस्त है जाती मेरा, उसका फोन आया कि तुमने बड़े पैसे बनाए। मैंने कहा किस चीज के? बोला वो चाइनीज कंपनी है ना जो फाइबर ऑप्टिक डाल रही है, वो पूरे जमशेद टाउन की मुख्तलिफ यूसियों में खुदाई कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोला वो तुम लोगों की टाउन की सड़कें खोद रहे हैं, तो उन्होंने टाउन में कितने पैसे जमा कराए? क्योंकि अगर कोई खुदाई करता है ना, कोई प्राइवेट कंपनी, तो उसको उस खुदाई जगह की खुदाई होती है, उसके इक्विवेलेंट रकम टाउन को जमा करानी होती है, ताकि बाद में टाउन वो सड़क बना सके। मैंने कहा अच्छा। मैंने फाइल मंगवाई तो पता चला कि 11 यूसियों में सड़क खोदनी थी, जिसकी टोटल वैल्यू थी 16 या 17 करोड़ रुपया। 16 लाख का चेक पड़ा हुआ था फाइल में। मैंने कहा ये क्या है? अब वो जो टीएमओ होता है ना, जो ऑफिसर, वो घबरा गया। उसने कहा आरिफ भाई आपको इसमें अभी हिस्सा मिलेगा। मैंने कहा किस चीज का हिस्सा भाई? बोला आरिफ भाई इन्होंने ऑफिशियली 16 लाख जमा कराए और बाकी टाउन के साथ डील हुई है, तो हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये तो नहीं होगा भाई। मैंने कहा मैं तो यहाँ फिर वापस कैसे लंदन जाऊंगा, मैं अल्ताफ भाई को मुंह कैसे दिखाऊंगा अगर ये सब चीजें होंगी तो। मैंने बड़ा हंगामा मचाया, मुस्तफ़ा कमाल को बुलाया गया, और फिर मुस्तफ़ा कमाल ने मुझे कहा कि आप इस मामले से हट जाएं, मैं देख रहा हूं। क्योंकि इनको पता था कि ये आया है लंदन से। मेरे बारे में शुरू से बोल दिया गया था कि वायसराय ऑफ लंदन आ रहा है, अल्ताफ भाई का एजेंट आ रहा है। तो मुझे आप यकीन माने, मेरे इस्तीफे से 2-3 महीने पहले मेरा टीएमओ एक दिन आया, मुझे कहता है कि सर आपका हिस्सा, इसके हाथ में एक लिफाफा था। मैंने कहा किस चीज का हिस्सा? बोला सर पिछले 1 साल से आपका हिस्सा हम बांट लेते हैं। मैंने कहा किस चीज का हिस्सा? बोला आप जितने चेक साइन करते हो ना, 10% नाजिम का होता है उसमें। ओ अच्छा। कहता है जितने ठेके आप देते हो उसमें 40% आता है टाउन में रिश्वत के तौर पे। जो ठेकेदार 1 करोड़ रुपए का ठेका लेता है तो 40 लाख टाउन में देता है, उसमें लायंस शेयर आपका होता है। मैं हैरान रह गया ये सब सुन के। ये है करप्शन का लेवल। उसमें आप सड़कें तो खुदती रहेंगी, फिर क्या होता है? एक सड़क बनाई, अच्छा मेरे पास आए, मुहर्रम का वक्त था, शिया हजरात आए,
कि ये जो हमारा जुलूस, आपको पता है जमशेद टाउन में ही सारी गंद होती थी, सारे मामले जितने पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, जो हो रही हैं, गुरु मंदिर पर हो रही है, कायदे आजम के मजार पर हो रही है, सोल्जर बाजार, ये सब था। हमारे जुलूस के रूट को आप कारपेटिंग करा दें, सड़कें बना दें, ये वो, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया, रातों रात जहां जहां सड़क खराब थी बनवाई गई। 2 महीने हुए, सुन्नी लोग आ गए, बोला रबीउल अव्वल का जुलूस है, आपने शियाओं के लिए तो किया, तो हमारे लिए भी करें। मैंने कहा तो अभी तो किया है 2 महीने पहले। बोला वो ऐसा काम होता है ना, वो 2 महीने में फारिग हो जाता है। सड़क, एक बारिश आती है, कहीं पानी का गटर टूट गई, वो सड़क गई। ये आपके मुल्क में हो रहा है। यहाँ पे कच्चे काम इसलिए किए जाते हैं कि नई फाइल बनेगी, वापस नया प्रोजेक्ट होगा, वापस माल मिलेगा। इस मुल्क को सब मिलकर लूट रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक सर, इतने सालों से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन सिंध का जो हाल है वो हम देख ही रहे हैं। उसके बाद भी लोग इनको किस तरह से वोट दे देते हैं, कैसे मुंतखब करके ले आते हैं, और अभी भी वो बड़े बड़े दावे करते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। तो इतने सालों में कुछ नहीं किया, आपको सब पता है लाड़काना में क्या है, अंदरूने सिंध क्या हाल है लोगों का। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों के आईडी कार्ड रख लेते हैं और उसके बाद खुद ही वोट डाल देते हैं और खुद ही उनकी तरफ से कह देते हैं कि बस, या उनकी हिम्मत ही नहीं है, जो इलाके के लोग हैं उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो इनके अलावा किसी को वोट दें। देखें, एक रिपोर्ट छपी थी गार्डियन में 90s में, पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर के ऊपर। उसमें उन्होंने सिंध को ख़ास तौर पे वो रिसर्च की थी। तो जर्नलिस्ट ने एक जगह की रिपोर्ट दी थी, वहाँ पे उसने एक औरत से सवाल किया जो काम कर रही थी और उसके पास, उसके साथ एक बच्चा था। उसको बोला कि तुम्हारा नाम, तो मुझे नाम याद नहीं, उसको बोला तुम्हारा दीन क्या है, मज़हब क्या है। उसने कहा वही जो मेरे साईं सरकार का है। उसने कहा ये बच्चा किसका है, कहती है मेरा है। कौन है बाप इसका? साईं सरकार के गेस्ट आते हैं, वो मेहमान आते हैं, मुझे नहीं पता कौन है बाप इसका। ये सिंध की हालत है। आईडी कार्ड रखें ना रखें, अपने साईं सरकार के खिलाफ ये लोग नहीं जा सकते। सिंध की सियासत में और साउथ पंजाब जो सराइकी एरिया है, जिसमें ये शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान जो आते हैं, ये सब एक्सट्रीमिस्ट फ्यूडल सिस्टम है। आप तहमीना दुर्रानी की किताब पढ़ें, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर की बीवी, करंट चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की चौथी या पांचवी बीवी है। उनकी किताब पढ़ें, मेंडा साइन, माय फ्यूडल लॉर्ड। मैंने पढ़ी है सर वो। उसमें एक रिवायती जागीरदार का उसने जो चेहरा बताया है गुलाम मुस्तफ़ा खर का, वो आप देख लें। ये सिंध के गांव गांव की कहानी है। ये वोट वहां की आवाम, वोट भुट्टो, ये पक्का है। जब भी सिंध में पीपल्स पार्टी हारी है, धांधली से हारी है, वरना पीपल्स पार्टी का ये गुलाम है, सदियों से गुलाम है और गुलाम रहेंगे, कुछ भी कर लें आप इनसे। ठीक, बिल्कुल। लेकिन सर आप किस तरह से देखते हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है, उस पर आज जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअली सरेंडर मोदी लिखा है ट्विटर पे, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात है, वाकई में ये सरेंडर करने लगेंगे? शुरू में तो ये मान भी नहीं रहे थे कि इनके कोई किसी किस्म की कोई शहादत हुई है, कोई कोई फौजी इनका इस तरह से पकड़ा गया या कुछ हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिगर जो है वो एक फिगर सामने आ गई है। और टेंशन अगर होती है, मैं तो चाहती हूँ कि ना हो टेंशन, ना चाइना में हो और ना भारत में हो, इसलिए कि अगर इन दोनों की होती है तो पाकिस्तान बच नहीं सकता, ना अलग रह सकता है। आपको पता है कि चाइनीज जो है उनके साथ हमारे किस तरह के टर्म्स हैं और किस तरह का बिजनेस है या जो कुछ भी है। तो उसके लिए पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली जो है वो चाइना के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ टेंशन इनकी डिफ्यूज हो सकती है, कोई तरीका है, या ये बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखें, पहली बात तो ये कह रहे हैं, इंडिया की आज की सिचुएशन ये है कि जितना हिस्सा इंडिया का है वो टोटल इंडिया के कंट्रोल में, नंबर 1। 1 इंच भी चाइनीज के कब्जे में नहीं है। हाँ, चाइनीज के कब्जे में इंडिया के वो इलाके हैं जो राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू ने दिए थे 62 की वॉर में जो हारे थे। तो सरेंडर सिंह इज कांग्रेस, सरेंडर सिंह इज नेहरू एंड द क्लैन, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने हमेशा सरेंडर किया है। इन्होंने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। आपके 26/11 में पाकिस्तान के एक अनऑफिशियल लश्कर जाके बंबई में हमला कर देता है शरीफ लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर।
उधर सरेंडर कर दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोदी जी होते तो बताते। अब इस तरफ आते हैं, चाइना की तरफ। देखें, पहली बात तो ये है कि मोदी ने झूठ बोला, पहले नहीं बताया कि हमारे बंदे गिरफ्तार हैं। अब चाइना ने ऐलान किया कि हमने 10 फौजी इंडिया के छोड़े, पहले नहीं बताया कि इन्वेजन किया था। तो मुझे ये बता दें कि एक जंग, हालत जंग है, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फौज का जो सरबराह है नरेंद्र सिंह मोदी, वो आपको मैदान जंग की एक एक डिटेल बताएगा? राहुल को बताएगा, राजदीप सरदेसाई को बताएगा, वो बरखा जो माइक लेके वहां पे पहुंची हुई है उसको बताएगा? इंडिया का वो जो लीडर, जो जंग इस वक्त हालत जंग है, क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें। तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में। और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, 1 मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा, अनस्टेबल पर्सन है ये। रहा सवाल कि चाइना इंडिया के दरमियान हुआ क्या था, वो ये था कि ये जो वुहान वायरस है, इसका चाइना ने सोचा था कि अब ये गिलास अगर मैं पी रहा होता ना तो पाकिस्तानी कहते वाइन पी रहा है, लेकिन आप पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है, आरजू पी रही है तो रूह अफ़ज़ा है, लेकिन मैं अगर पी रहा होता तो पाकिस्तानी लगा रहे होते कि ये देखो आरिफ हजा क्या को रॉ वालों ने लेटेस्ट वाइन। एनीवे, चाइना है ना, वुहान वायरस के बाद चाइना को ये लगा कि वुहान को हमने कंट्रोल कर लिया है, बीजिंग तक भी नहीं जाने दिया, दुनिया का बाजा बज गया है। चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी, मेडिकल इक्विपमेंट गए दुनिया में, कंज्यूमर ट्रस्ट खराब हुआ क्योंकि डिफेक्टिव माल, पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा पहनो, ठीक है, डिफेक्टिव माल भेजा, कंज्यूमर ट्रस्ट टूटा। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर। चाइना, आपको याद होगा एक कंट्री होता था दुनिया में यूएसएसआर, वो यूएसएसआर में मेजर कंपोनेंट वाज रशिया, लेकिन इन्होंने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कितनी जगहों पे कब्जा किया हुआ था, वो आर्टिफिशियल अलायंस टूटा। यही चाइना है। ये चाइना में उगर प्रोविंस जो है वो एक्चुअली ईस्ट तुर्किस्तान है, वो पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, ये कब्जे में है। तिब्बत 1949 तक हिस्टोरिकली हमेशा आजाद कंट्री रहा है। यूएन में चाइना की मेंबरशिप मुअत्तल हुई थी क्योंकि तिब्बत पे कब्जा किया था। हांगकांग को 97 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ऑटोनॉमी हासिल थी, वहां चाइनी फौज ने कब्जा किया हुआ है। मकाओ को भी आजादी मिली थी, ऑटोनॉमी मिली थी। आज मकाओ जम हो चुका है चाइना में। अब चाइना कहता है लद्दाख भी मैं ले लूं। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर टू डाइवर्ट दी वर्ल्ड अटेंशन। एक तो उसकी अपनी जो प्रोडक्ट्स जमाए उसको रखने की जगह नहीं दुनिया में, अब खरीदार नहीं है चाइना का, चाइना के सामान के खरीदार नहीं, उनकी इकोनॉमी का बाजा बच गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया, घर घर में इंडस्ट्री है वो सब बंद पड़ी है क्योंकि माल रखने की जगह नहीं है। तो चाइना ने इन्वेजन किया इंडिया के एरिया में। कहां पे? लद्दाख के पास एक दरिया है गलवान वादी में, उस दरिया के उस तरफ चाइना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस तरफ इंडिया है। चाइना ने दरिया के किनारे तक पहाड़ में पूरे कंस्ट्रक्शन की हुई है, अपनी पॉकेट्स बनाई हैं, हाईवेज बनाए हैं, सप्लाई के रूट। इंडिया ने नहीं किया था आज तक। पूरा पहाड़ी इलाका है, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा इंडिया के एरिया में जब मर्जी आती थी चाइनीज इन्फिल्ट्रेट अपने पाकिस्तानी टेररिस्ट भेज दिए, ये कर दिया वो कर दिया, वो बड़ा सेफ रास्ता था। नेहरू साहब ने 2-3 बार, राहुल गांधी के परदादा ने, परनाना ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदिली से वापस पीछे हट गए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। ये नरेंद्र मोदी माजी के इसी कांग्रेस के ब्लंडर्स को करेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, वहां पे पुल बना उस दरिया के ऊपर, और कई रोड वोड बनने लगे। तो चाइनीसों ने उन वर्कर्स के, वो फौजी वर्कर्स जो थे, निहत्ते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का पैक्ट है 1967 में कि फायरिंग नहीं होगी, तो इस वाक्य में भी एक भी गोली नहीं चली। तो उनके ऊपर हमला किया, अचानक हमला हुआ, 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए। इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। ये नहीं बढ़ेगी आगे। चाइना इस वक्त किसी से जंग अफोर्ड नहीं कर सकता।
हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया। तो चाइना को उकसा रहे हैं हम, लेकिन होना वाना कुछ नहीं है। चाइना नहीं लड़ सकता इस वक्त, चाइना जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर उनके तो अपने कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनकी ऑडियो क्लिप जो है वो भी कहीं से रिलीज हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कारगिल है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। लेकिन चाइना की पहले से भी सुनने में आ रहा है कि कुछ टेंशन चल रही थी इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान उसको कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन ये कि हाँ पाकिस्तान साथ हो सकता है, जरूर दे रहा हो, क्योंकि चाइनीज कि तो हमारे माई बाप है ना, चाइनीज के आगे तो हम बोलते नहीं है। लेकिन जो टेंशन थी चाइना के बॉर्डर के ऊपर वो पहले से चल रही थी इंडिया की। और ये अभी आपको क्या लग रहा है, एक हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे? अभी 23 को कोई मीटिंग भी सुना है ना कि हो रही है रशिया में, के कहाँ पे इन लोगों की। तो वो आपको लग रहा है कि कुछ प्रोसेस हो सकेगा, कोई पीस प्रोसेस हो सकेगा, कुछ आराम से बैठेंगे दोनों? जहां तक मैं एज एन स्टूडेंट ऑफ दीज अफेयर्स ये समझता हूं कि ये मामला खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये आगे क्लैश नहीं होगा। क्यों? कि चाइना ने, एक होता है ना कि आप टेम्परेचर नोट करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो देखने के लिए कि क्या रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन फ्री वर्ल्ड का ये आया कि सब ने कहा कि वी स्टैंड विथ इंडिया, और सिवाय पाकिस्तान के कोई भी चाइना के साथ नहीं खड़ा। चाइना का मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि चाइना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ओआईसी वोट और दूसरे वोट्स के जरिए, जो छोटे कंट्रीज के वोट होते हैं, वहां पे अब तक चल रहा था। लेकिन अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है। ये वायरस का तो अब इशू तकरीबन खत्म होता जा रहा है। वायरस खत्म होगा तो दुनिया चाइना को कंटेन करेगी। यहाँ पे ये मसला है कि पाकिस्तान में नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के कहने पे चाइना कुछ कर रहा है। जाहिर है चाइना किसी के डिक्टेशन पे थोड़ी चलता है। मासी मुसीबतें वाली बात कि पीछे से ये चीजें करनी, वो एक अलग चीज है। और खासतौर पे अभी तो वो पाकिस्तान खूब पेट्रोल छिड़क रहा है, ठीक है। चाइना का इंडिया के साथ जो इशू है वो ये था कि 62 की वार से है ये मसले चल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज जब गया था तो उसको यहाँ पे कई अनरिजॉल्व इशू रखने थे ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें। चाइना की बॉर्डर के साथ कई रीजनल इश्यूज हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। जो चाइना इंडिया की कमजोर गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की वजह से उनको अपना कब्जा कंट्रोल में रखा। अगर इंडिया की एक मजबूत गवर्नमेंट होती तो शायद सिनारियो दूसरा होता। तो बिल्कुल है चाइना की इंडिया के साथ एक अलग टेंशन है पाकिस्तान से हट के। लेकिन मैं नहीं देखता कि ये जंग बढ़ेगी। अभी भी मुज़ाकरात चल रहे थे फॉरेन ऑफिस के जरिए, लोकल जो कमांडर्स हैं दोनों तरफ बॉर्डर के उस साइड पे, फिर तिब्बत के बॉर्डर है जो इंडिया के साथ, उस पर भी टेंशन चल रही है, अरुणाचल में भी चल रही है। नेपाल को काफ़ी यूज़ कर रहा है पाकिस्तान की तरह चाइना। नो डाउट कि देर आर टेंशंस। मैं नहीं समझता कि कोई आगे क्लैश ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया ने खास तौर पे, इनका एक एग्रीमेंट है जिसको अब जाके पोल खुला है। राहुल गांधी बार बार वो कर रहा था ना कि हमारे फौजियों को गोली मारने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। तो फिर वो एग्रीमेंट निकाल के दिखाया गया कि आपके परनाना ने ये एग्रीमेंट किया था कि वहां पे फायरिंग नहीं होगी, तो इसलिए। लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया है कि इनफ इज इनफ, आगे ऐसे किसी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आई थिंक कि नहीं होगा कुछ। सर इनके आज भी मैं एक टॉक शो देख रही थी रिपब्लिक भारत पे, तो उसमें उनके, मुझे नहीं पता अपोजिशन के थे या कोई एनालिस्ट थे, ये मैं मुझे नहीं समझ आई, लेकिन कोई थे जो ये कह रहे थे कि सारी दुनिया चाइना के साथ खड़ी है और भारत अकेला है। तो उस पर खैर दूसरी साइड जो लोग थे वो इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। तो आपको लगता है कि सब लोग चाइना के साथ हैं, भारत के साथ ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ? सिवाय पाकिस्तान के किसने बयान दिया है कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूं? डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर लगाई है, स्टैंड विथ चाइना। व्लादिमीर पुतिन ने तस्वीर लगाई है, आई स्टैंड विथ इंडिया। सबने, ट्रंप ने भी तस्वीर लगाई, आई स्टैंड विथ इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि वी स्टैंड विथ इंडिया। अरे कल इन वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूरोपियन यूनियन ने चाइना से ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा एग्रीमेंट जीता है।
और चाइना को फाइन और बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी गई है। यूरोपियन यूनियन स्टैंड करती है इंडिया के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरब कंट्रीज आप देखिएगा स्टैंड करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि अरब इस वक्त चाइना को नाराज नहीं कर रहे, इसलिए क्लियर कट कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो अरब इज स्टैंडिंग विथ यूएसए एंड इंडिया। 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है शहजादा मोहम्मद की। पाकिस्तान में इन्होंने सिवाय मदरसों को और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ मस्जिदें मदरसे बना के दिए। एक प्रोजेक्ट नहीं है सऊदियों का यहाँ पे जो आवाम की बहबूद का हो। इंडिया में 500 बिलियन खाली शहजादा मोहम्मद की इन्वेस्टमेंट है, दुबई, अबू धाबी, इन सब की इन्वेस्टमेंट है। ये सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हम तो पढ़ते हैं ना, अगर कोई एक आदमी उठ के कहता है कि नहीं जी इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ है, तो साबित भी तो करे ना कि किसने चाइना को सपोर्ट किया है। किसी ने नहीं किया सपोर्ट, सबने कंडेम किया है चाइना को। सर मैं तो यही चाहती हूँ कि चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, हर जगह अमन रहे, क्योंकि अच्छा तो नहीं लगता जब इस तरह से लोग मरते हैं सब। जब आप टीवी, अगर न्यूज चैनल्स आप देखें, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, या जिस वक्त इस तरह से कोई टेंशन होती है बॉर्डर्स के ऊपर, तो एक ही जैसी फुटेजेस आ रही होती हैं और बड़ा अफसोस ही होता है, क्योंकि बहरहाल दोनों तरफ इंसान ही होते हैं और एक कहना चाहिए एक जमीन के टुकड़े के ऊपर एक दूसरे को मार डाल रहे होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चाइना और इंडिया भी थोड़ी सी अकल करेंगे और इस चीज में से निकलेंगे और ये टेंशन इनके यहाँ खत्म होगी। और साथ ही पाकिस्तान के साथ भी शायद कभी टर्म्स अच्छे हो जाए, जैसे पहले था, आना जाना था, लोग यहाँ से वहां जाते थे, वहां से यहाँ आते थे, तो वो चीजें जो है वो, मेरे अपने बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो यहाँ रहते हैं, वो बड़े आराम से जाया करते थे वो इंडिया। वो जब उनको फोन करो तो पता लगता था वो इंडिया गए हुए हैं, कोई मसला ही नहीं था। अब तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप वीजा अप्लाई करेंगे या आपको वीजा मिल जाएगा या आप जाएंगे और या कोई आपको जाने देगा, और लोग डरेंगे नहीं भेजते हुए। अब तो अजीब सा माहौल हो गया है। तो कुछ उम्मीद है आपको आगे के कुछ बेहतर होगा? देखिए, हम सऊदी अरब में जब मैं जॉब करता था तो हम साल में छुट्टी मनाने पाकिस्तान आते थे 1 महीने की, तो हम 1 हफ्ते के लिए बंबई चले जाते थे दोस्त लोग। हमारे लिए पहला डेस्टिनेशन आउट ऑफ पाकिस्तान या तो सऊदी अरब होता था उम्रा करने, या बंबई होता था पाकिस्तानियों के लिए। होना तो यही चाहिए था। और मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं और एज ए प्योर पाकिस्तानी, मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं अपने वतन के ऊपर जो ये धब्बे लगे हुए हैं उनके साथ इस वतन को कबूल नहीं कर रहा। ये धब्बे हम साफ करेंगे। मुझे कहा जाता है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दो ना, तुम्हारे पास तो फ्रेंच नेशनलिटी है। तो मैंने कहा क्यों छोड़ूं? बल्कि एक साहब ने मुझे सवाल किया, इंडियन थे वो, कि अगर आपको इंडियन नेशनलिटी ऑफर होती है अगेंस्ट कि आप पाकिस्तान नेशनलिटी छोड़ो, तो मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान को क्यों छोड़ूं? मेरा मुल्क है, मैं उसके सुधारे के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए हैं और आगे भी दूंगा। तो हालात पाकिस्तान को बेहतर करने का एक ही जरिया है, वो ये कि ऑनेस्टली अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। कैसे? जितने इंडियन टेररिस्ट आपने अपने पास रखे हैं हवाले करें उनके। जो इन्वॉल्व है इंडिया के साथ टेररिज्म, उसको कटहरे में लाएं, पाकिस्तान के कटहरे में लाएं बेशक, लेकिन ऑनेस्टली उसका मुहासबा करें, एक ऑनेस्ट कदम उठाएं इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने का। मैं गारंटी देता हूं हर बार इंडिया ने, आपने 1 कदम बढ़ाया 10 कदम बढ़ाए। बीजेपी के वाजपेयी साहब ने चल के लाहौर आए, नरेंद्र मोदी साहब चल के लाहौर आए। जब देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है जो चाहती है कि तब्दीली आए और इंडिया के साथ एक, देखें इंडिया आपका बड़ा भाई है, उसको मान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम क्यों शर्माते हैं? जो आपसे 7 गुना बड़ा कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी आपसे 15 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी आर्मी आपसे डबल पावर रखती है, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये सब चीजें हैं तो आप माने कि हाँ आपका बड़ा भाई है, एक बड़े भाई की इज्जत दें। फिर अगर वो छोटे भाई की इज्जत आपको ना दे, फिर आप बोले आपके पास एक छोटी मार्केट है 22 करोड़ की, उनके पास 130 करोड़ की मार्केट है। आपका एक जावेद शेख अगर पाकिस्तान में फिल्म बनाता है तो वो 1 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा, 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा और उस पर 2 करोड़ या 1 करोड़ ही कमाएगा। यही जावेद शेख अगर इंडिया पाकिस्तान एक बहुत ही क्लोज ताल्लुकात होते और वो मिक्स एक फिल्म बनाते जो इंडिया में भी रिलीज होती पाकिस्तान में भी, तो वो 100 करोड़ की फिल्म बनाते।
ये पाकिस्तानियों को समझना होगा कि चाइना आपको गुलामों की तरह ट्रीट करता है। सीपेक बनाता है तो मजदूर तक चाइना से आते हैं, मशीनरी तक चाइना से आती है, आपको लोकली इसका कोई फायदा नहीं होता। इंडिया ने राहत अली फतेह अली खान को हमेशा उसका जायज हक दिया, आतिफ असलम को दिया, आपकी सबा कमर लेके जाते रहे ये लोग, ये गुडविल गेस्चर्स थे, इन्होंने मौके दिए। लेकिन होता यह है कि फिर हम छुरा मारते हैं पीठ में। हम किसी तौर पे डिनाई कर ही नहीं सकते कि अजमल कसब और उसकी टीम पाकिस्तानी नहीं थे। कई जनरल्स ने किताबों में कहा है, इंटरव्यूज में कहा है, रिकॉर्ड है। तो जब वाजपेयी साहब चल के आए थे आपके पास, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुआ था, सब कुछ था, हर चीज अच्छी जा रही थी, आपके खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों रुपए में बिके थे, सलमान बट, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर। क्या जरूरत थी आपको ये करने की? क्यों कर रहे हैं आप ये है मसला इस आर्मी का कि अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो फिर आपको इस आर्मी की जरूरत कहां रहेगी? भाई आपके घर में एक चौकीदार है, उसकी नौकरी खतरे में है तो वो तो रोज घर में डाके डलवाएगा। रोज आपके घर में एक डाकू आएगा और वो झूठी एक लड़ाई होगी और वो और आपको डरा के वो कहेगा और पैसा दो। घर के फैसले तो चौकीदार कर रहा है। तो मुश्किल है इंडिया के साथ मामला तय होना। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आएगी, क्योंकि सर जब तक कश्मीर भी हल नहीं होता तो ये चीज तो चलती ही रहेगी, क्योंकि वो छोटे मसला हल हो जाएगा। ओके, गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। 1948 का रेजोल्यूशन यूएन का कहता है कि मामे का पुत्र है ना जो पाकिस्तान, वो पहले सब गिलगित बल्तिस्तान पीओके से निकल जाए पूरा, एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। यूएन रिजोल्यूशन है जिसको उठा के पाकिस्तान में घूमे जाते हैं, एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। फिर इंडियन वहां पे रेफरेंडम कराएंगे। इंडियन मींस के वो इंडिया का इलाका है तो इंडियन रेफरेंस कराएंगे ना, रेफरेंडम कराएंगे, वरना तो वो कहते हैं यूएन की फोर्सेस कराएंगी। लेकिन इंडियन फोर्सेस को कहा गया है कि वो इंडिया में रहें, तो ये इलाका तो पाकिस्तान का, जैसे बलोचिस्तान नाजायज कब्जा है वैसे ये भी नाजायज कब्जा है। पाकिस्तान अगर बचाना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, सिंध, बलोचिस्तान, जो अपने मामला खुद देखें जैसे अमेरिका की स्टेट्स देखती हैं। सेंटर के पास लिमिटेड करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसमें भी जो आर्मी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, कन्फेडरेटिंग स्टेट्स जो हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ये नहीं है कि पंजाबी हर जगह बैठा हुआ है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, एम्पावर करें आप लोकल कम्युनिटीज को, तो आप ये लोकल मसले जो हैं केपीके में, बलोचिस्तान में, सिंध में, कराची में, ये भी सोल्व कर सकते हैं। खत्म करें आर्मी को। इंडिया के आगे यूं हाथ जोड़ के कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने आज तक ये सब किया, आपने दाऊद इब्राहिम को रखा है, आपने हाफिज सईद को रखा है। तो कह रहे हैं आप तो सर, ये तो पॉसिबल नहीं ना, एक्सट्रीम है ना ये भी जो आप कह रहे हैं, वो भी तो एक्सट्रीम बता रहे हैं कर दे। आप पाकिस्तानी फौज है ना, वो आदत है उनकी, अमरीकियों के जूते पकड़ लेते हैं। ये इनको दरवाजों के अंदर, ये दरवाजे बंद दरवाजे में कह दें, ना कहें, चलें, अपने डीड से साबित करें, ठीक है, कि हमने ये गलत किया है। खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फौज की जरूरत क्यों है? अपने बड़े भाई से खतरा है, बड़े भाई को दुश्मन आपने बना के रखा हुआ है। आप एक कदम बढ़ाएं, वो भी एक कदम बढ़ाएं, मामलात को खत्म करें। चाइना इज इक्वल एनिमी पाकिस्तान और इंडिया का। ये अगर पाकिस्तानियों की समझ में बात आ जाए, हम कहते हैं लद्दाख पे इंडिया का कब्जा है, उस पे हम मातम करते हैं 72 साल से, लेकिन हम खुशियां मनाते हैं कि लद्दाख पे चाइना का कब्जा है। किस किस्म के हिपोक्रेट्स हैं हम यार, किस किस्म के मुनाफिक हैं हम। खुद अपने अंदर टप्पड़ है नहीं कुछ करने की। चाइना मामा, चाइना तुम्हारे लिए लेगा अगर लद्दाख लेगा तो। चाइना तो तुम्हारा गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन खा गया है। ग्वादर 91% ग्वादर पोर्ट की इनकम 25 साल चाइना को दे दी है। जैसे मोम्बासा पोर्ट है, जैसे जिबोती का पोर्ट है, जैसे इधर नेपाल है, ये सब पट्टे पे कंट्री दिए हुए। आपने भी ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान दे दिया है।
ये तो है सर, गवादर को तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवादर तो ऑलमोस्ट दे दिया है चाइनीज को। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू थैंक सर।